इन मिथ कंजेक्चर्स और माइट हैव बीन्स आर एन अनअट्रैक्टिव पास्ट टाइम्स। किसी सिविलाइजेशन की जो ड्रीम्स होती हैं वो वही होती हैं ना जो सिविलाइजेशन में लैकिंग होती हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताई थी कि जब विष्णु ने राम का अवतार लिया तो विष्णु धरती पे भी थे और अपने सिंहासन पे भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया तो वो सिंहासन खाली हो गया था। कोई ऐसा है जिसके व्यक्तित्व में बहुत ऊंचाई है, बहुत महानता है, तो हम उसे रहने के लिए भी वो स्थान देते हैं जो हमारे धरती पर सबसे ऊंचा है। ये मिथ जो होता है वो टाइम रिलेटिव होता है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड हिंदी घराना के। मैं हूं गौरव गर्ग और मैं हूं आदित्य। स्वागत करते हैं हम आप सभी का हिंदी घराने के इस पॉडकास्ट पे। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं से क्योंकि बड़ी किताबें पढ़ने में बहुत मेहनत हाँ, लगती है। एक्चुअली और एक ये कुछ किताब, हाँ ऐसे भी होते हैं जो ये ऐसे भी कुछ होते हैं जो छोटे होते हैं पर बहुत मेहनत लेते हैं। होते वो 20 25 30 पन्ने के हैं और वो आपकी 300 600 पन्ने की नॉवल जितना मेहनत ले लेते हैं आपसे। तो ये ऐसे कुछ उसी का ही उदाहरण है। करेक्ट। ये एक किताब से लिया गया है, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, है ना। वो पूरी आपका किताब, नाम है। हाँ वो पूरी किताब ही एसेज का ही कलेक्शन है। हम्म, उसमें किताब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई है। अमूमन हम्म, डॉक्टर लोहिया पॉलिटिकल कंटेंट ही लिखते थे। उनकी किताबें जो भी हैं या जो भी उनके लेक्चर्स हैं वो सब पॉलिटिक्स के ऊपर हैं, पर पॉलिटिक्स से इतर उन्होंने हम्म, एक ही किताब लिखी है जिसमें हम्म, पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई है, और वो यही किताब है, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स। नाम ही है ना, पॉलिटिक्स के अच्छा। बीच में इंटरवल, है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इस इंटरवल में उन्होंने नॉन पॉलिटिकल बातें की हैं, और उस नॉन पॉलिटिकल बातें में ढेर सारे एसेज हैं। उन्हीं में से एक एसे है हम्म। रामकृष्ण और शिव। और हम इस ऐसे पे बात करने से शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम राम मनोहर लोहिया जी पे बात कर लेते हैं। तो जो बेसिक बात है, हम सबको पता है कि इनका जन्म अकबराबाद या फिर आगरा में हुआ था। ये बहुत इनका मैं बोलूंगा बहुत बड़ा हाथ था, या बहुत एक्टिव थे ये फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में बहुत एक्टिव रहे हैं इंडिया में। और फिर जो सोशलिज्म मूवमेंट था इंडिया का, वहां पे भी बहुत एक्टिव रहे। इन्होंने एक पार्टी भी एस्टेब्लिश करी थी इंडिया में, सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और ये आगे चल के एमपी भी रहे, लोकसभा में भी बैठे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी उन्होंने रिप्रेजेंट करा लोकसभा में। तो यहाँ से एक कहानी आती है कि जब वो इलेक्ट हो गए थे हम्म। उसके बाद उन्हें अमेरिका इनवाइट करा गया था किसी लेक्चर के लिए। जो वो लेक्चर देने गए, तो ये है बात 1964 की। उस टाइम पे अमेरिका में जब हम यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर रहे थे और हम पूरा खेल कुर्सी का चल रहा था, वहां पे अमेरिका में लोग अभी भी रंग भेद चल कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि ये गोरों का है रेस्टोरेंट और ये कालों का रेस्टोरेंट है और ये भूरों का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ये रंग के लोग पानी पियेंगे, वहां पे वो रंग के लोग पानी पियेंगे। हम्म। तो राम मनोहर लोहिया जी ने एक होटल में बुकिंग ली थी। जैसे ही होटल में अपने चेक इन करने गए तो उन्हें उस होटल में एंट्री नहीं दी, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो उस समय पहली बार 1964 में अमेरिका का पहला, मैं बोलूंगा कि सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह प्रोटेस्ट हुआ 1964 में अमेरिका में। और मनोहर लोहिया जी ने करा था। रेसिज्म के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी थी। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने उनसे माफी मांगी, जो उनके साथ व्यवहार हुआ, और फिर वो उन्होंने एंड करा वो, और फिर वो वापस इंडिया आए। एक तो ये एक छोटा सा किस्सा था। हम्म। लोहिया साहब समाजवाद के बहुत मुखर आवाज थे, ये सब तो हम जानते ही हैं। एक और हम्म, किस्सा हमने सुना था, मैंने सुना था। किससे सुना था? किसी से सुना था, किसी रिलायबल सोर्स से, किसी रिलायबल सोर्स से ही सुना था मैंने कि गांधी जी जब ऐसा उन्हें लगने लगा था कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, जीर्ण हो गए हैं, उन्हें हाँ, इतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो उन्हें ना पता नहीं क्यों नेहरू के ऊपर से, पंडित नेहरू के ऊपर से थोड़ा विश्वास उठने लगा था, या कह लो कि कोई शक था मन में। तो उन्होंने लोहिया साहब को बुलवाया मिलने के लिए हम्म, कि आप आइए, आपसे एक हम्म, मीटिंग करेंगे। तो लोहिया साहब दिल्ली आए, और जिस दिन मीटिंग होनी थी उस दिन मीटिंग हो नहीं पाई क्योंकि गांधी जी कहीं और व्यस्त थे। तो गांधी जी ने कहा कि कल हम्म, रखते हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, है ना। तो कल की मीटिंग भी नहीं हो पाई, गांधी जी उस दिन भी व्यस्त थे, और तीसरे दिन सुबह की मीटिंग थी। लोहिया रास्ते से आ रहे थे, फोन आया कि गांधी जी को गोली मार दी गई।
तो लोहिया अपनी एक किताब में लिखते हैं कि अगर वो मीटिंग उस दिन हो गई होती तो शायद भारत की राजनीति कुछ और होती आज, जैसी है वैसी ना होती। लोहिया जी क्या इनडायरेक्टली क्लेम कर रहे थे कि शायद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री शायद होते। हाँ, उनके उस स्टेटमेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले थे कि मेरे बाद जो जनता को लेकर एक सर्व समान समान भाव है ना, जो एक समता हाँ हाँ भाव जिसको कहते हैं, सबके प्रति समान भाव, वो सबसे हाँ। ज्यादा तुम में दिखता है, मतलब डॉक्टर लोहिया में दिखता था गांधी को। तो शायद क्या पता वो मीटिंग हो जाती तो कुछ और, पर ठीक है। ये तो व्हाट इफ्स हैं बहुत सारे। हाँ, और मजेदार बात यह है कि इंटरेस्टिंग। राम मनोहर लोहिया इसी किताब में, इसी एस्से में एक और बात लिखते हैं कि इन मिथ कंजेक्चर्स और माइट हैव बीन्स आर एन अनअट्रैक्टिव पास टाइम्स। अच्छा। तो ये हो जाता तो क्या होता, ये हाँ, ये आमतौर अच्छे पे, पास हाँ टाइम है। हाँ, ये अच्छे पास इसके टाइम्स है। बाद तो खैर। ठीक है, तो ये अच्छा आप एक इंट्रोडक्शन भूमिका हमने बांध ली है। अब हम्म। आप थोड़ा बताइए राम, शिव और कृष्ण के बारे में। राम अब कृष्ण मैं और गलत ना बोला। शिवा, एक्चुअली शिवा है वो, हाँ। SIVA, अच्छा। शिवा। क्योंकि अगर शिवा कहेंगे हम्म, हम SHIVA तो वो काली का नाम है, वो माता अच्छा। काली का नाम है। शिवा जब भी आप कहेंगे तो वो काली जी को संबोधित कर रहे हैं आप। तो या तो आप शिव कहें SHIV, या शिवा कहें अच्छा। SIVA। एच नहीं लगाना, शिवा हाँ नहीं जी। कहना, शिवा मतलब माता, माँ काली। ये सारे इसीलिए इसीलिए इस एस्से में SIVA लिखा हुआ मिलेगा, है ना। बातें तो देखने की सीखते हो। तो ये है इस एस्से में। राम कृष्ण और शिव के ऊपर चर्चा तो हुई है, पर उसके पहले हम एक्चुअली इस एस्से में, पूरी एस्से पे बात नहीं करेंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं ना। हाँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, या फिर लोहिया क्या कहना चाहते हैं मिथ के बारे में, लोहिया के क्या विचार हैं, मिथ क्या होता है। हाँ। तो पहली बात तो लोहिया कह रहे हैं इस एस्से में कि राम कृष्ण और शिव सिर्फ नाम नहीं है, हम्म, वो हमारे भारत के चेतना है, मतलब हमारे ब्लड और बोन्स में है। हम्म, कहानी नहीं है वो एक हम्म, महज कहानी के हिस्सा या पात्र नहीं है, वो हमारे जीवन शैली के अंग हैं, वो हमारा खून है। जैसे हम आम खाते हम्म, हैं तो आम हमारा हम्म, रक्त बन जाता है, हमारा शरीर, हमारा मांस मज्जा बन जाता है। वैसे ही हाँ राम कृष्ण हाँ और शिव हाँ, हमारा हमारा शरीर का अंग है, भारतीय समाज की हम्म, चेतना का अंग है राम कृष्ण शिव। हम्म, और फिर उसमें लोहिया ये भी कहते हैं कि मिथ में राम के बारे में जो कहानी है, रामचरितमानस या रामायण में कृष्ण के बारे में जो कहानी है, और शिव के बारे में जो कहानी है, वो कहानी हम्म, सच में हुई थी या नहीं, ये एकदम हम्म, बेवकूफाना सवाल है। साफ बात। साफ लिखे हैं, इडियोटिक क्वेश्चन। हम्म, हुई थी या नहीं हुई थी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि वो हमारे जीवन में क्या वैल्यू एडिशन करती है, कृष्ण की कहानी हमें कैसे अच्छा बनाती है। कृष्ण असली हम्म, में हुए कि नहीं हुए, इस ये जान के क्या करोगे। चलो हुए तो क्या, हाँ, और नहीं भी हुए तो क्या। सही बात है। तुम्हें हाँ हाँ। तुम्हें वो कैरेक्टर क्या सिखा रहा है, इससे मतलब होना चाहिए तुम्हें, कि इससे मतलब होना चाहिए कि वो हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, और उन्होंने ये भी उसमें लिखा था, जो जितना हिस्सा मैंने पढ़ा है, हम्म। कि हो सकता है कि ये लोग जिसे हम भगवान कहते हैं हम्म। एक्चुअली में भगवान ना रहे हो, ये सिर्फ इंसान हो। हाँ या फिर हो बिल्कुल। सकता है कि सिर्फ ये मनगढ़ंत कैरेक्टर्स हों जो लोगों को सिखाने के लिए, कहानियां सिखाने के लिए यूज करे गए थे, क्योंकि हम्म। माइथोलॉजी सबसे बेस्ट तरीका तो नहीं होता है लोगों को सिखाने के लिए। और ये हो सकता है कि बस एक ऐसे कल्चरल टेल्स थी, हम्म। पर ये माइथोलॉजी का पार्ट बन गई। जैसे हो सकता है कि शिवा या शिव बहुत अच्छे इंजीनियर हो, जिन्होंने गंगा का पानी का पूरा रूट दिया हो, और फिर वहां से उस कैरेक्टर को और बढ़ाते गए हों लोग, उस कहानी को ऐड करते गए हों, क्योंकि कहीं पे भी कहानियां मैच नहीं करती है। अगर आप देखोगे
बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी हाँ, जितना भी माइथोलॉजी में स्टोरीज हैं वो एकदम डिस्कनेक्टेड हैं, उनमें कोई भी मतलब लॉजिकल कोहेरेंसी नहीं है। पर वो सब बातें मैटर ही नहीं करती। हाँ मैटर जो करता है वो ये है कि उनका जो सिग्निफिकेंस है, जो हम उनसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वैल्यू एडिशन वाली बात हो जाती है। हम्म। एक एक हाँ। वो है, एक पैरा लाइन है, एक स्टेटमेंट हम पढ़ना चाहूंगा। लोहिया लिखते हैं कि इन वन प्लेस लोहिया asserts that myth should not be judged by the standards of logic and historical accuracy or rigid हम्म। moral consistency. Their significance lies हम्म। in their emotional and cultural impact, not in their factual correctness. हम्म। है बस ना? ये वही वही बात को रिटरेट कर रहे हैं, उस पर हम्म फोकस कर रहे हैं ना, कि हम फैक्ट्स को और इन सब बातों को भी इन सब इस टॉपिक में स्पेसिफिकली हम हटा के इसका जो समाज के ऊपर जो असर है उसको ज्यादा पढ़ना, स्टडी करने की जरूरत है। क्योंकि जो इस सब कॉन्टिनेंट की जनता है, पॉपुलेशन है, उनके कैरेक्टर पे, उनके हम्म बिहेवियर पे, उनके आइडियल्स पे इन तीनों का ज्यादा असर है। तो वो चाहे सही हो या इंसान मतलब असली हो या ना हो, उसका फर्क ही नहीं है अब। सही वो बात। अब इररिलेवेंट हो गया पूरा पॉइंट ही। हाँ। हाँ हाँ हाँ। एक जगह उसी के आगे में कंटिन्यूएशन है कि myth आर नॉट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बट एक्सप्रेशंस ऑफ अ सिविलाइजेशंस ड्रीम्स, वैल्यूज एंड डिलेमास। हाँ। तुमने एक बार याद हाँ। है, कॉलेज कॉलेज में हम थे, तुम कह रहे थे कि अरब में स्वर्ग की जो हाँ। कल्पना है वो ये है कि वहां बहुत हाँ। पानी होगा, या कुछ कुछ तुमने ऐसे बताया। दूध की नदियां होंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ हाँ। दूध की नदियां, ठंडी हवाएं, और मतलब खाने को बहुत सारा खाना होगा, फ्रूट होंगे। तो वो हम्म। इसी से आता है, क्योंकि जो रीजन थे जहाँ पे वो धर्म बना था, उधर ये सब का लैक था। हाँ, डिप्राइव्ड थे क्योंकि वहां के गर्मी लोग। रहती हाँ। थी, हम्म हाँ, डिप्राइव्ड थे दूध से, पानी से, ठंडी हवाओं से, फ्रूट से। हम्म। तो उनके लिए जन्नत वही है। ऐसे ही ट्रू। यहाँ के लोगों के लिए जन्नत क्या होगा, कि पीस है, शांति हाँ, है, जो करना है कर लो। मतलब क्योंकि हो सकता है यहाँ के लोगों को वो सब ना मिला हम्म, जब ये। हाँ हाँ। जिस समाज में हाँ। जिस समाज में हाँ। मर्यादा की कमी होगी, मर्यादित हाँ। आचरण नहीं होगा, हाँ। चोरी चकारी होगी, हाँ। उस समाज की अगर ये कल्पना हो कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इसमें क्या गलत हो सकता है? किसी सिविलाइजेशन की जो ड्रीम्स होती हैं वो वही होती हैं ना जो सिविलाइजेशन में लैकिंग होती हैं। हम्म। हम भी सपना जब यहाँ देख, पे मैं हाँ। एक, हाँ, हाँ ऐड हाँ, करो। कंटिन्यू कंटिन्यू हम जब, वही वही सपना मैं वाला। बस एक हम्म छोटा, मैं जस्ट एक छोटा सा चीज ऐड कर रहा था कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि अच्छा मिथ क्या होता है। हाँ, एक ट्रू। लाइन में बहुत अच्छा मिथ क्या होता है, तो अ ग्रेट मिथ इज सम काइंड ऑफ अ कॉम्पोजिट प्रोडक्ट ऑफ एपिक एंड फेबल। फेबल होता है शॉर्ट स्टोरी, एपिक होता है बहुत बिल्कुल। बड़ी कहानी, हम्म जो इन दोनों से मिलकर बने। स्टोरी एंड नॉवल, ड्रामा एंड पोएम, with nuclear power of such strength that it drives into the minds of all forms. Uh, it drives into the minds of all who forms it people. तो मतलब जिन भी लोगों के, जिन मतलब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के दिमाग में बनता है, पनपता है, जिन लोग सुनते हैं, इसे कंज्यूम करते हैं, ये उनके अंदर एक ऊर्जा भर देता है। क्योंकि ये इतना रियलिस्टिक है, बिल्कुल एक बिल्कुल। इतना खूबसूरत सपना है हम्म कि ये लोगों के लिए एक वो बन जाता है कि हमें वहां तक जाना है, हमें वो बनना है, एक आइडियल्स बन जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है समाज के लिए। और हिंदुस्तान की माइथोलॉजी तो सबसे बेस्ट है। हाँ, सबसे इसी बेहतर इसी बात माइथोलॉजी से किसी ने। इसी बात से शुरुआत होती है इस एस्से की, कि ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हम्म। ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द रिचेस्ट इन माइथोलॉजी। है ना? हाँ। हाँ। इसी से हाँ। शुरुआत होती है। एक जगह हमें बहुत बढ़िया रिलेट कर पाया एक चीज। एक जगह हम्म। डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि द हिल्स ऑफ इंडिया आर स्टिल द अबोर्ड्स ऑफ हर गॉड्स हु हैव also occasionally lived on the plains in human form and killed or tamed the serpents of the great rivers and worshipful squirrels have spanned the seas. अब यहाँ तीन बातों का हम्म। जिक्र आ रहा है। पहला, कि जो पहाड़ हैं हम्म। उनको हमने हम्म। अपने देवी देवताओं का घर बताया है, जैसे कैलाश, हाँ। हाँ शिव रहते शिव। हैं, शिव विचरते हैं कैलाश में। हाँ। हाँ। स्क्वेरल, हाँ। गिलहरी भी समंदर पार कर सकती है ईश्वर की कृपा से। मतलब एक देवी देवता, जैसे राम ने क्या किया, राम ने जो गिलहरी थी जो छोटा छोटा हाँ। पत्थर लेकर आ रही थी, उसके पीठ पे हाथ हम्म। रखा, है ना?
तो उस बड़े से समंदर को पार करने में जो बड़ा सा मैसिव पुल बना, उस उस ह्यूज प्रोजेक्ट का हिस्सा एक छोटा क्रीचर भी हो सकता है, अगर इक्वालिटी का ध्यान दिया जाए तो, अगर बराबरी हो समाज में, और सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, बायोक्रेसी हो, मतलब सिर्फ इंसानों की वैल्यू ना हो, जानवरों की भी वैल्यू हो, पेड़ पौधों की भी वैल्यू हो, तो एक स्क्वेरल भी अपना रोल प्ले कर सकती है। सरपेंट को टेम करने की बात हो रही है, कालिया को कृष्ण यमुना में जाके मारते हैं, कालिया मर्दन करते हैं, कहानी कहती है ना। तो पहाड़, कालिया मर्दन और स्क्वेरल। अब ये देखो क्या दिख रहा है इसमें, मुझे जो दिखा वो कितना इंटरेस्टिंग है कि जो ऊंचा व्यक्तित्व है हमारे ही बीच, अगर कोई ऐसा है जिसके व्यक्तित्व में बहुत ऊंचाई है, बहुत महानता है, तो हम उसे रहने के लिए भी वो स्थान देते हैं जो हमारे धरती पर सबसे ऊंचा है, पहाड़। क्या बात है, क्या बात है। शिव, शिव हमारे हमारे हिसाब से चेतना के सबसे ऊंचे स्तर पे अगर कोई हो सकता है तो वो शिव है। कॉन्शियसनेस के पीक पे शिव से ऊपर कोई नहीं जा सकता, वो है। तो फिर उनको रहने के लिए हमने क्या दिया? कैलाश, ऊंचाई, है ना। राम स्क्वेरल को भी इक्वली वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो अपने भाई बहनों को, जैसे वो अपने आर्मी में अपने लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बराबरी जो है, जो बायोक्रेसी का भाव है ना, वो मुझे इसमें दिखा नजर आया। और कृष्ण का तो है ही कि भाई जो समाज में गलत, जो भी ऊंचा या बड़ा आदमी होगा, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बन जाती है कि जो भी नेगेटिव है तुम्हारे समाज में, जो भी नीचा है, खराब है, निचले स्तर का है, उसको तुम हटाओगे, साफ करोगे। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझदार हो, चेतना के ऊंचे स्तर पे तुम बैठे हो, तो गंदगी कौन हटाएगा समाज से? तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। मतलब ये वही है ना जो पावरफुल है, जिसमें स्ट्रेंथ है, उसके पास बर्डन है समाज में पॉजिटिव चेंज लाने का भी ना। लाने का, अगर वो नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? हाँ, इसी तरीके से होता है ना, जैसे जैसे कुछ समाज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हम सबसे पहले अपने टॉप पॉलिटिशियंस को देखते हैं ना। हम अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं, बड़े नेताओं को देखते हैं, बिलियनर्स को देखते हैं, क्योंकि वो जो टॉप पे है, जो ऊपर है, हम हमेशा उनकी तरफ ही देखेंगे ना, क्योंकि आप ऊपर हो, आप हमसे बड़े हो, आप पे ज्यादा पावर है, हमने आपको दिया है पावर, तो आप जब हमें जरूरत है आप हमारी हेल्प करें। हमारा कल्याण करो। हाँ, हम उसी तरीके से भगवान को भी देखते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो थोड़ा सा नोटिस करा कि हम तीनों को, कृष्ण को, राम को और शिव को, तीनों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। राम इज एक भगवान है जिसके पास भगवान वाले एट्रीब्यूट्स है, पर वो इंसानों के बीच में रहते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं। तो एक तरह से वो एक एस्पिरेशन है कि आप भी एज अ ह्यूमन बीइंग इनके जैसे बन सकते हो। हाँ, है ना। और वो परेशान है खुद कुछ चीजों से, जो कुछ डिसीजन से। हाँ, कुछ डिसीजन से वो भी परेशान है, जैसे सीता का जो वनवास होता है उससे वो परेशान है, पर वो क्या करे, वो समाज में भगवान है पर वो लिमिटेड है समाज में, लिमिटेड पर्सनालिटी है राम की। हाँ 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 हाँ। और वही जो कृष्ण है, अच्छा इसमें एक और बात बताई थी कि जब विष्णु ने राम का अवतार लिया तो विष्णु धरती पे भी थे और अपने सिंहासन पे भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया तो वो सिंहासन खाली हो गया था, पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण बन के आए थे। और तो कृष्ण एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वो कंप्लीट गॉड ही है वो। हाँ, कंप्लीट। उन पे कोई भी समाज का लिमिटेशन है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन पे कोई समाज का लिमिटेशन नहीं, उनको कोई बाउंडेशन नहीं है। और वही शिव है, वो उन पे कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट है ही नहीं, वो तो वो हाँ, एग्जिस्ट ही। हाँ, वो तो टाइम और वो स्पेस के एग्जिस्ट ही। बाउंड्रीज में भी नहीं आते, है ना। हाँ, वो हम सबसे दूर है, हम सबसे अलग एक जगह एग्जिस्ट करते हैं, वो है बस। वो तो टाइम और स्पेस के बाउंड्रीज में नहीं आते। उस पे हम बात और करेंगे। उनके काम भी बहुत बड़े हैं, हाँ हाँ, उनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना, वो सब। उस पे हम ना बात करेंगे, तीनों के एट्रीब्यूट्स पे और पर्सनैलिटी पे हम किसी दिन बात करेंगे, है ना। एक और बात है इसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लोहिया is saying that myths are powerful tools for shaping culture, but they can also become outdated
or harmful if they are not reinterpreted in the light of changing circumstances. yes, समय बदलने के अनुरूप जब समय बदल रहा है तो समाज का तौर तरीका ढांचा भी बदल रहा है ना? हाँ, तो उसके हिसाब से अगर मिथ री इंटरप्रेट नहीं किए जाएंगे और वही पुराने वाले रखे जाएंगे तो वो आउटडेटेड का रिस्क है, रेलेवेंस नहीं रहने का रिस्क है। रेलेवेंसी जो हाँ मिथ हैं जिनको आमतौर पे सब बोला जाता है कि ये तो मतलब स्टोरीज है, पर ये भी रेलेवेंसी से बाहर जा सकती है। जैसे बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ये हमने होते हुए देखा है एक तरह से। जैसे ग्रीक गॉड्स होते थे, हम्म थॉर थॉर था, और बाकी और किसी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जैसे थॉर थे और बाकी ग्रीक गॉड्स हुआ करते थे। हम्म उनका नाम क्या था, जो मेडुसा, जैसे जो पत्थर का बना देती थी किसी को भी देख के। अच्छा और जो भी जैसे हो। हम्म ग्रीक, हाँ, ग्रीक धर्म के भगवान रहे हैं सब, तो ये भी तो अब इररिलेवेंट हो गए, पर एक टाइम पे ये बिल्कुल प्रॉपर भगवान थे। वही ना इनकी कहानियां भगवान थी। इकरस की जो कहानी थी वो एक टाइम पे पूरी एस्पिरेशनल स्टोरी थी, वो लोग समाज में मैटर करती थी। पर वहीं जैसे ग्रीक एम्पायर का फॉल हुआ है, उसके कुछ हजार साल बाद देख लो, अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब थॉर का क्या हाँ रेलेवेंसी है? तो ये मिथ जो होता है वो टाइम रिलेटिव होता है ना? हम्म तो उसको हम्म एक रूढ़ी की तरह फॉलो करने के बजाय अगर समय के हिसाब से चेंज किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इवन इसमें हमारे रिलीजन में भी हम भी तो करते ही है ना। मतलब राम की डिफरेंट डिफरेंट कहानियां है ना, हम्म। टाइम के साथ जो चेंज करी हैं लोगों ने। कृष्ण की बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट कहानियां है ना, जो टाइम के साथ 1200 चेंज करी हैं लोगों 1200 रामायण के वर्जन हैं भाई, 1200, 1300। ने। बताओ। हाँ, समझ और रहे हो अभी तो? भी जब टीवी पे रामायण आती है, हम्म टीवी वाली रामायण या फिल्म का कोई अडेप्टेशन बनता है, तो एक उसका वेरिएशन है ना नया। एक उसका नया प्रेजेंट डे बिल्कुल। कंटेम्प्रेरी वर्जन, आपको पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, पर है तो वो उसको मॉडर्नाइज ही कर रहे पर्याप्त इशारा है हैं। इसमें, लेकिन एक हाँ लेकिन इसमें एक ना दिक्कत भी है। मैंने हाँ पढ़ा था कि in academic dissection of these myths, people may lose emotional connection that people have with those stories. अगर समय के हिसाब से एकेडमिक डाइसेक्शन करने लग जाएंगे हम मिथ का, तो उसमें ना सिर्फ लॉजिक रह जाएगा, इमोशंस खो जाएंगे। समझ रहे हो? हम्म आगे आगे मैंने इसमें लिखा था कि मतलब ऐसे उससे समझ के लिखा था कि preserving the हम्म emotional and cultural significance of myth and creating a delicate balance in such a way that there is room for adaptation according to changing times is very crucial yet dangerous, because intellectualizing these myths may strip them of their power to convert, to transform people. हम्म अगर हर बार छेड़छाड़ करेंगे, हम बार बार चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो शायद जो कोर एसेंस है उसके खत्म हो हम्म जाने का डर है, रिस्क है। इसीलिए बहुत हम्म, डेलिकेट टास्क है ये। ऐसा लोहिया लिखते हैं कि जरूरी बस। भी है और हाँ बहुत डेलिकेट भी है, हाँ 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 इजी हाँ, नहीं है। और ये हमने फेल होते भी देखा है ना बहुत जगह। हाँ बिल्कुल। जो इसका इसका जो मैं कहूँगा सेंसिटिविटी नहीं समझ पाते, जो इसका इसका मैं बोलूंगा कि करेक्ट। डेलिकेसी के लिए, जो डेलिकेट नेचर है वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो फेल करते हैं बहुत बुरा, और वो डैमेज कर देते हैं कहानी को ही। बिल्कुल, बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं वो उसके कोर स्ट्रेंथ के साथ ही। हम्म, इसमें एक जिक्र आता है कि फादर राइन, मदर गंगा एंड नोबल अमेजॉन आर ऑल ऑफ वन पीस बट द स्टोरीज अराउंड देम आर सो डिफरेंट। हम्म, लोहिया कह रहे हैं कि फादर राइन रिवर है, गंगा हम्म, रिवर है, अमेजॉन हम्म, रिवर है, पर हम्म, अच्छा ये रिवर से जो यूनिवर्सल फैक्ट है रिवर होने का वो है फ्लोइंग ऑफ वाटर। रिवर का क्या हम्म, मतलब है? रिवर यहाँ हो या चाइना में हो या अमेरिका में हो, पानी का बहना है। हाँ तो हाँ फंडामेंटल रूप से रिवर कोई अलग नहीं है, जैसे गंगा है वैसे ही अमेजन है। हम्म, फंडामेंटली तुम हम्म, देखो तो पानी ही तो बह रहा है, पर उस हम्म, पानी के बहाव के इर्द गिर्द जो कहानियां हैं वो कितनी अलग अलग हैं। गंगा के इर्द गिर्द जो कहानी है वो इतनी अलग है कि गंगा हमारे लिए माँ बन जाती है, क्योंकि
हमारा जीवन सींचती है गंगा, हमें अनाज देती है गंगा, हमारे गंगा के आसपास नगर बसे हुए हैं पूरे के सिंपल पूरे, होती है। हाँ है ना। हाँ तो गंगा हमारे लिए हाँ। माँ है, जीवन दायिनी है गंगा। पर वहीं जहाँ तुमने 3 नाम लिए, वहां हम्म। पे एक जगह एक नदी को फादर देखा गया है। फादर राइन। क्योंकि उस कल्चर में शायद, हाँ, क्योंकि उस हाँ, कल्चर में शायद जो राइन नदी होगी उसको पिता के रूप में देखते पिता होंगे, के रूप क्योंकि में देखा गया बहुत है। डिफरेंट है हमसे। हमने मेजोरिटी ब्रह्मपुत्र को छोड़ के हमारी सारी नदियां फीमेल है। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो। ब्रह्मपुत्र को छोड़ के, ब्रह्मपुत्र इकलौती मेल नदी है हमारे, इकलौता मेल नदी है। बाकी सब तो फीमेल नदी है हमारे यहाँ पे। ये नदियां जो फ्लो ऑफ वाटर है फंडामेंटल, इसके अराउंड जो कहानियां हैं हम्म वो बहुत अलग अलग है, और उन कहानियों से जो सीख मिलती है वो भी बहुत अलग अलग है। तो यहाँ लोहिया हम्म कहना क्या चाहते हैं, यहाँ लोहिया कहना चाहते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर इज यूनिवर्सल, बट स्टोरीज अराउंड देम आर सो डिफरेंट। यूनिवर्सल हम्म ट्रूथ एंड आर्कीटाइप्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू स्पेसिफिक लोकल नैरेटिव्स एंड सिंबल्स। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो लोकल हम्म। नैरेटिव्स से निकल कर आता है। हाँ, जैसे गंगा की वो शिव जी की जटाओं में से बहती है, बिल्कुल नेगेटिव है ना। लेकिन पानी का बहना यूनिवर्सल फैक्ट है ना, पानी का बहना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। पर हाँ गंगा हाँ और राइन की कहानियां कितनी अलग हैं। हाँ, वही वही मतलब उसको देख हाँ, दोनों कितने डिफरेंट तरीके से रहे। तो लोकल नैरेटिव का पर्पस है यूनिवर्सल फैक्ट को समझाना। पर अगर देखा जाए तो गंगा आती हिमालय से है, और ये ना बोल के गंगा हिमालय से डायरेक्टली बहती है, ये कहना कि वो शिव जी की जटाओं बालों में से आती है, हाँ, मतलब शिव जी ये ने उसको अपने आप में समेट पोएटिक लिया। है। बिल्कुल बिल्कुल वो पोएटिक है। एक अपने आप में पोएटिक है, वो अपने आप में पोएटिक है। मतलब हम डायरेक्टली बात ना करके लोग नाट्य में कैसे घुमा के और कितना खूबसूरत सुंदरीकरण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अब थोड़ा सा ना रामकृष्ण और शिव की जो पर्सनालिटीज हैं, उसमें हम्म लोहिया ने राम की पर्सनालिटी को लिमिटेड पर्सनालिटी कहा है, कृष्ण की हम्म। पर्सनालिटी को एग्जूबरेंट पर्सनालिटी कहा है, और शिव की डिफरेंट मतलब, एग्जूबरेंट मतलब बहुत हाँ वाइब्रेंट, बड़ा, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत, हाँ है ना, हाँ, वास्ट। वास्ट, खेलता कूदता नाचता हुआ पर्सनालिटी, मतलब ऐसे लिमिटेड पर्सनालिटी नहीं है वो, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ और हाँ, शिव की पर्सनालिटी को नॉन डायमेंशनल पर्सनालिटी का है, मतलब हमारे डायमेंशंस में फिट ही नहीं हाँ, होते, नॉन डायमेंशनल पर्सनालिटी है हाँ, वो। ठीक है। पर इसमें देखो एक और बात है, हाँ, असल में हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अलग अलग मतों में बटे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ शैव परंपरा अलग होती है, तुमने सुना होगा शैव परंपरा, शिव जी के हम्म जो हम्म हम्म, जो शिव में आस्था रखते हैं। हाँ तुमने सुना होगा हाँ, जैसे वैष्णव होते हैं शायद। हाँ, बहुत सी वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, शाक्त परंपरा, जो हाँ जो माता दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की जो पूजा करते हैं, हाँ हाँ है ना। तो हाँ शाक्त, हाँ शैव, वैष्णव ये अलग अलग है, और ये सब एक दूसरे हाँ को ऐसे हीन भाव से देखते हैं कि अरे हमारे वाले बढ़िया है, विष्णु बढ़िया है, हाँ शिव वाले कहते हैं शिव हाँ महान है ना। हाँ हाँ, पर देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं लोहिया, कह रहे हैं कि नो वन इज मोर और लेस परफेक्ट देन ईच अदर, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ कैन परफेक्शन बी ऑफ डिग्रीज। अब ये सोचने वाली बात है, परफेक्शन हाँ, अलग अलग डिग्रीज की कैसे हो सकती है, परफेक्शन तो परफेक्शन होता है। तुम सोचो ना, डिग्री कैसे पॉसिबल परफेक्शन। बाकी थोड़ा कम परफेक्ट है, थोड़ा ज्यादा परफेक्ट है, हाँ, पॉसिबल नहीं है कैसे ना, परफेक्ट तो कैसे परफेक्ट है। पॉसिबल, परफेक्ट तो परफेक्ट है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बात है। अगर राम लिमिटेड पर्सनैलिटी में परफेक्शन है, परफेक्ट हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, अगर तीनों परफेक्ट हैं तो परफेक्ट हैं, उसमें कोई डिग्री वगैरह की बात नहीं है। पर हमारे यहाँ लोग मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, अज्ञानवश करते हैं, उनको भी ज्यादा समझ नहीं है, हम्म ये बात है। हम्म दूसरी ये कि आगे लिखते हैं कि ये जो, अब देखो ये तीनों अलग अलग पर्सनालिटीज को लोहिया यूनिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी का स्पेक्ट्रम हो सकता है। हम्म लिमिटेड पर्सनालिटी, एक्सूबरेंट पर्सनालिटी और नॉन डायमेंशनल पर्सनालिटी, ये जरूरी नहीं कि तीन अलग अलग लोगों में है, ये एक ही व्यक्ति के अलग अलग टाइम पे, अलग हाँ, अलग सर्कमस्टेंसेस में एक पूरा स्पेक्ट्रम हो सकता है, जिसमें लिमिटेड कब होगा, एक्सूबरेंस कब होगा और नॉन हम्म, डायमेंशनल कब होगा, ये डिपेंड कर सकता है फैक्टर्स पे, अलग अलग फैक्टर्स पे। हम्म।
ये बात जो है ठीक है। कि कंप्लीट मतलब प्रेजेंस हाँ, क्या। नहीं मैं यही कह रहा था कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि मतलब हम हमारे अंदर ही ये तीनों पर्सनैलिटीज कहीं ना कहीं हो सकती हैं, और है, हम भी कह रहे हैं इन्हीं कि की है। तरह हैं, हम्म। हैं। और हम भी इन तीनों की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एक पॉइंट पे हम्म। हम भी एक्सुबरेंट हो सकते हैं, या फिर हम नॉन डायमेंशनल भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जब हम ऐसा कहते हैं ना कि हम ब्लिस महसूस कर रहे हैं, जैसे हम्म, प्रेम में जब प्रेम का क्षण होता है तो कह सकते हैं कि वो नॉन डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। हम्म, जब हमें लालच नहीं होता, जब हम बदले में कुछ नहीं चाह रहे होते हैं, जब हम देने को इच्छुक होते हैं, हाँ, है ना, हम्म, तो उसको कह सकते हैं नॉन डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। ठीक है, हाँ, जब हम बहुत जब हम बहुत खुश हैं, नाच खेल कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, हम्म, रजस की प्रचुर मात्रा है हमारे भीतर, राजसिक मूड, हम्म, है ना, हम्म, बहुत एक्टिव है, तो कह सकते हैं एक्सुबरेंट है। हाँ। और ऐसा लगता है कि कुदरत चाहती नहीं कि हम कन्वर्सेशन पूरी करें। हाँ यार, तीसरी अड़चन है इतनी अच्छी हमारी। बातचीत हो इतनी अच्छी बातचीत हो रही है और इतने सारे अड़चन है, बताओ। तो हम कहाँ थे? हम थे कि हम्म हमारे अंदर तीनों पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, है हम्म, ना, और हम तीनों के मालिक हैं अलग अलग टाइम पे। एक्चुअली पूरा स्पेक्ट्रम है, उसी स्पेक्ट्रम के ये तीन हिस्से हैं, एक्सुबरेंस, लिमिटेशन और नॉन डायमेंशनल। हम्म, मैंने बहुत रिलेवेंट या बहुत रिलेटिव तो नहीं कह सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया था जब मैं पढ़ रहा था, है ना। हम्म, लोटस, कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल जो है वो पानी के बाहर नहीं खिल सकता, ये उसकी लिमिटेशन है, हम्म, लिमिटेड है, लिमिटेड टू हैबिटेट, ठीक है। हम्म, पर पानी में रहते हुए भी वो खिलता है, हम्म, हवा के साथ नाचता है, सूरज की किरणों को एक्सेप्ट करता है, चमकता है, ये उसका एक्सुबरेंस है। हम्म, और पानी में रह के भी पानी को कभी छूता नहीं। पानी जितना ऊपर जाता है कमल उतना ऊपर आ जाता है, वो पानी से कभी टच नहीं होता, हम्म, पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, पानी उसको डुबा नहीं सकता। हम्म, हम्म, ये उसका नॉन डायमेंशनल नेचर है। मैंने कोशिश की कि मैं रिलेट कर पाऊं, कहीं कहीं थोड़ा ये बहुत बहुत समझ अच्छा में आए। है। हाँ, हाँ, काफी हद तक बिल्कुल चीजें लैंड हुई। एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं ना। हाँ, 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 ऑलवेज हवाई बातों करने से तो बेहतर यही है। हाँ, तो ये वाली बात है। और तुमने वो जो बात कही थी कि जब राम के तौर पर विष्णु आए थे, जब उनका अवतरण हुआ था हम्म, राम के रूप में, हाँ, हाँ, तो वो तो हम, आधा आए थे, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, 8 गुण लेकर पैदा हुए थे, 8 कलाएं लेकर पैदा हुए थे, हाँ, अवतरित हुए थे, कहना ज्यादा सटीक होगा। हम्म, लेकिन जब कृष्ण बनकर आए थे तो वो 16 कलाएं लेकर आए थे, पूर्ण रूप से अवतरित हुए थे। ठीक है, जब मैंने इस बात को पिछले वाली बात से जोड़कर देखा कि हमारे ही पर्सनैलिटी का हिस्सा है लिमिटेड होना, एक्सुबरेंट होना और नॉन डायमेंशनल होना, तो मुझे समझ में आया कि अगर हम किसी मोमेंट पे हाफ प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कहते हैं ना कि ध्यान भूजा की तरफ है और कर पूजा रहे हैं, ऐसे, अच्छा। समझ रहे हो। जैसे 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 आप जब जैसे तुम क्लासेस लेते हो, पढ़ाते हो, तो तब भी तो होते हैं ना, बच्चे क्लास में हाँ, बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पर देख बाहर खिड़की की तरफ रहे होते हैं। बिल्कुल मेंटली कहीं और है, समझ रहे हो। तो हाँ, सिर्फ आधा फिजिकल प्रेजेंस है, तो फिर पूरी तरह से रिसेप्टिव नहीं है, पूरी तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है। तो अगर हम मोमेंट में पूरी तरह नहीं रहेंगे, आधा रहेंगे, आधे तौर पे आधा स्कैटर्ड रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो मजा नहीं आएगा, बहुत लिमिटेड हो जाएंगे हम उस पल के लिए, हम्म, उस क्षण के लिए। पर अगर पूर्ण रूप से वहीं मौजूद रहेंगे हम्म, तो एग्जुबरेंस आ सकती है, उस टाइम में, उस पल में, उस क्षण में एग्जुबरेंस आ सकता है, नृत्य हो सकता है, खूबसूरती आ सकती है। हम्म, तो ये कंप्लीट और पार्शियल प्रेजेंस का भी मामला है, ये जो आधा हम्म, अवतरण और पूरा अवतरण है राम और कृष्ण के मामले में, हम्म, ये कहीं हमारे उसका भी है कि हम जब कुछ कर रहे हैं तो पूरी तरह है कि नहीं उस काम में, उस एक्ट में,
फुल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, हमारा कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। पता नहीं रिलेट हो रहा है कि नहीं, तुम बताओ अगर तुम कुछ ऐड करो। मुझे तो अभी काफी इंटरेस्टिंग थॉट लगे, मैं इतना कह रहा हूँ कि अभी तारे जोड़ने से ज्यादा मुझे इसमें कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन एब्स्ट्रैक्ट सुन के ज्यादा मजा आ रहा है। कि अभी मैंने सुना है, ऑब्जर्व करा, मैं सोचूंगा इसके बारे में बाद में बैठ के। हम्म। ये हालांकि गूगल किया जा सकता है, बल्कि जो लोग सुन रहे हैं वो गूगल करके जरूर देखें कि जो राम में 8 कलाएं थी, 8 गुण, 8 एट्रीब्यूट्स, वो कौन कौन सी थी, और जो कृष्ण में 16 एट्रीब्यूट्स थी वो कौन कौन सी थी। अच्छा। डिफरेंस है ना, 8 एट्रीब्यूट राम में और 16 कृष्ण में है, तो वो 8 एक्स्ट्रा क्या है आखिर, जो कृष्ण की पर्सनैलिटी को एक्सुबरेंट बनाती अच्छा। अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। है ना। हाँ, तो वो मैंने लिखा है, पर बोल के कोई फायदा नहीं है, मैं 8 और 16 बोलता रहूं, 24 कलाएं बोल दूं। इससे अच्छा है कि थोड़ा काम, होमवर्क रहे श्रोताओं के और दर्शकों के पास, है ना। चलो यार। हाँ, तो सर्च करके देख लेंगे, ज्यादा बेहतर है। हाँ, इसके बाद इंटरेक्टिव होगा। ऐसे में शुरू, हाँ, इसके बाद ऐसे में शुरू हो जाती हैं बातें पर्सनल लेवल पे, राम के जीवन पे, कृष्ण के जीवन पे, शिव के जीवन पे, मतलब सॉरी, शिव के जीवन पे नहीं, शिव पे, है ना। हम्म। तो उस पे हम कभी और आएंगे, आज सिर्फ ये भूमिका और प्रोडक्शन वाला पार्ट, मिथ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं लोहिया जी के, वो। वो कवर करा आज हमने, तो काफी काफी हेवी हाँ, वो कवर कन्वर्सेशन, करा है। पर काफी मजा आया। बहुत हाँ, नई चीज थी। हमने, अगर ये डिस्टरबेंसेस नहीं हुए होते ना, तो और डीप हम जा सकते थे और बातचीत हो सकती थी। वो भी जानती हूँ, उम्मी शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। हमारी जीवन में इसका हमारे उल्टा साथ होता उल्टा है। है। हम जिसको दिल से हमारे शिद्दत से साथ चाहते उल्टा है, हैं, पूरी कायनात खत्म हो हमसे जाता है। जुड़ाकर तोड़ने की साजिश में लग जाती है। अच्छा, ये जो डायलॉग है, हाँ। ये एल्केमिस्ट से आ रहा है ना। हाँ मतलब, हाँ वही वाला कहानी तो है। हाँ 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 एल्केमिस्ट में पोलो कोयलो है ना। हाँ 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 हाँ, बोले कह तो लो, हाँ, हाँ तो वो सेम बात वहां एल्केमिस्ट में उन्होंने लिखा है कि जो चीज को आप हाँ चाहेंगे पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। तो मैंने जब हाँ। पढ़ा एल्केमिस्ट, तो मुझे लगा कि ओम शांति ओम के डायरेक्टर ने यहाँ से उठाई होगी। हो सकता है, हो सकता है। हाँ, पर ये अब वैसा डायलॉग है ना ये, कि अब वो पूरी जिंदगी हिंदी फिल्मों का टेम्पलेट, अगर किसी को आप बोलोगे ना हिंदी फिल्म का एक डायलॉग सुना। हाँ, ये। द हिंदी। पर इस पर हम किसी दिन और बात करेंगे। आखिर जाते जाते कुछ अगर सुना हो, कुछ देखा हो, कुछ पढ़ा हो जो चाहते हो कि आप बाकी लोग देखे, तो बता दीजिए। यार मैंने तो इधर ऐसा कुछ, हाँ, ब्लैक वॉरेंट देखा मैंने नेटफ्लिक्स पे, तुम्हारे ही हाँ रिकमेंडेशन पे। हाँ, अच्छा लगा। ब्लैक वॉरेंट। अच्छा अच्छा, शो है। ये बात काफी लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी, ब्लैक वॉरेंट का मतलब क्या होता है। ये हाँ, नाम जो है ब्लैक वॉरेंट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो देखना चाहिए, अच्छा है। इसको पता करने के लिए भी मैंने कुछ खास अभी देखा तो नहीं है। मैंने एक हम्म शो है, मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। तो उसके 3 या 4 सीजन मैंने देख लिए हैं, अब आखिरी नया आया है, उसको शुरू कर रहा हूँ। पर वो बहुत अच्छा है, एक मर्डर मिस्ट्री टाइप शो रहता है। अच्छा और अच्छा। 25-30 मिनट के एपिसोड होते हैं, 13, 8, 10 एपिसोड होते हैं। तो मतलब आप कुछ कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें देखने के लिए बड़ा अच्छा शो है। मजा आता है, बड़ा फनी है। मर्डर मिस्ट्री चलती है। स्टार्टिंग के सीजन बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइट है, बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। बाद में थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है काम। पर अभी भी मैं तो उस वजह से देख रहा हूँ कि शुरू करा था, तो अब व्हाई नॉट देखते रहते हैं। हाँ, किताब अब अभी मैं धर्म बन किताब गया उसको पूरा करना। किताब अभी मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, काशिफ मशे, उनकी किताब आई थी अभी, लकी बिस्ट के साथ, रॉ हिटमैन 2। ये कवर है, तो उन्होंने मुझे बोला था बहुत टाइम से कि पढ़ो यार पढ़ो, थोड़ा बताओ हम्म हाउस इट। तो फाइनली मैंने मंगा लिया, मैं पढ़ूंगा और बताएंगे सबको। और हो सकता है कुछ टाइम पे काशिफ भी आए इस चैनल पे, ऐसा मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ, प्लान तो कर रहा हूँ, और भी लोग आ सकते हैं। वी आर बिल्कुल बिल्कुल। वर्किंग टुवर्ड्स इट। देखते हैं बाकी हाउ इट गोज। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें वो मिलता है, थोड़ा क्रेडिबिलिटी, थोड़ा हमारी तरफ भी ग्रेविटी हाँ, बढ़ता है करेक्ट। कि लोग आते हैं फिर सामने से। अभी हमें थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट, थोड़ा ज्यादा
परस्यू करना पड़ता है। लोग लोग आज तक नहीं आ रहे थे, तब भी हमने जिन मुद्दों को छुआ है, जिस पे बात की है, वो बहुत क्रेडिबल बातें हैं, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं। हम्म, हम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के पक्ष में तो नहीं रहते हैं, कम से कम, हाँ। है ना। पर वही है कि हम बहुत ज्यादा व्यूअर्स होते हैं तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। लोग सामने से फेस थोड़ा वैल्यू बन जाएगा चैनल का। लोग सामने से भी वॉलंटियर करते हैं। तो यही है। बाकी और सुना मैंने एक बड़ा अच्छा गाना सुना, बड़ी अच्छी ठुमरी सुनी। वो है रुस्तम कौन फतेह अली सी? खान की। उसका नाम है मैं नाम भूल गया हूँ, मुझे नाम उसका गूगल करना पड़ेगा। हाँ, किद्दा चंगा लगदा है मेरे ढोलना। किंदा चंगा किद्दा लगता है मेरे ढोल। किद्दा चंगा लगना है मेरे ढोलना, कि मतलब मेरा जो हाँ, प्रेमी है, जो मेरे प्रिय हैं, वो कितने कितना सुंदर अच्छा दिखते हैं, लग कितने रहा अच्छे है। दिखते हैं। तो ये रुस्तम फतेह अली खान जी का मैं इसमें रेडिशन सुन रहा हूँ, कि उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा रेडिशन गाया, अच्छा। बड़ा अच्छा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। भेजना, मुझे भी भेजना। श्योर श्योर श्योर, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा गाया है। क्योंकि ये बड़ी प्यारी हम्म वो है अपने आप में ठुमरी। जो इसके बोल हैं बड़े प्यारे, बड़े ऐसे भक्ति और श्रृंगार के बीच के हैं। वो बड़ा ऐसे खिल के आता है, उनकी बड़ी मधुर सी मीठी आवाज है। और रुस्तम फतेह अली खान हम्म। की बहुत अच्छी आवाज है, बहुत ज्यादा अच्छी आवाज है। इनके एक दो गाने चलो और हैं, सुनूंगा मैं। मैं वो भी हम्म। भेजूंगा, सुनिएगा। बड़ा अच्छा काम, म्यूजिकली बड़े अच्छे रहे हैं वो। तो यही है मेरी म्यूजिक और चीजों की रिकमेंडेशन। ठीक है। और हमें देखिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो जो ह्यूमनली पॉसिबल है सब कर डालिए हमारे सब साथ। करिए। सब कर, पूरी छूट है, आज डेमोक्रेटिक जगह सही बात। अच्छे लोग हैं, अच्छी बातचीत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सहयोग मिलेगा तो और ज्यादा करेंगे, है ना। है ना। हाँ, और हम्म। अगर कुछ है आप में से जो लिस्ट करना चाहे, 16 गुण, 24 गुण, 8 गुण, तो कमेंट्स खुले आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गैस करिए, हम्म। बताइए एक दूसरे को, व्हाई नॉट, ठीक है। तब तक बाकी के लिए बाकी ये ऐसे भी जरूर पढ़ें, रामकृष्ण अंश भी ऐसे जरूर पढ़ें, बहुत बहुत जरूरी है ये, है ना, बहुत जरूरी किस्म का हमारे टेक्स्ट है। पास इसका डाउनलोड लिंक है, ठीक है। मैं इसका डाउनलोड एक लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ठीक है। कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, ताकि अगर किसी को पढ़ना हो तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से मिला आपको। ठीक है, तो ठीक है। मिलते हैं फिर ठीक है। अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। तब के लिए धन्यवाद। कोशिश कोशिश करेंगे कि रामकृष्ण शिव पे बात करें फिर से, उनकी पर्सनालिटीज पे, है ना। हाँ, इसको पूरा खत्म करें। ठीक है भाई। धन्यवाद। थैंक यू।